दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय इस बिंदु पर है कि हम 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा क्या लिखें और ऐसे क्या आर्गूमेंट करें कि पुलिस से इन्वेस्टिगेशन कराए जाने का आदेश पारित ही हो जाए। दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोग जब भी कोई प्रार्थना पत्र 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत न्यायालय में दाखिल करते हैं तो अधिकांश लोग कहते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन कराए जाने के बजाय न्यायालय ने आदेश कर दिया कि इस मामले को परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया जाए और धारा 200 के बयान परिवादी के फला फला डेट में करा लिए जाएं। इसके बाद 202 और कभी कभी 203 में उसको खारिज भी कर दिया जाता है या 204 में कॉग्निजेंस आर्डर हो जाता है, तलबी आदेश हो जाता है और समन जारी हो जाते हैं अभियुक्तगणों को। दोस्तों दोनों मैटर्स में थोड़ा सा अंतर है। जब मामला परिवाद में दर्ज हो जाता है तो एज ए कंप्लेंट केस ट्रीट होता है। कंप्लेंट केस में वादी को रेगुलर कोर्ट आना पड़ता है। वादी नहीं आएगा तो वादी की अनुपस्थिति में कोई मुकदमा खारिज भी हो सकता है। लेकिन ठीक वही अगर वो स्टेट केस है, स्टेट केस तभी होगा जब कोई पुलिस रिपोर्ट पर मामला संस्थित होता है। पुलिस रिपोर्ट पर मामला तभी संस्थित होगा जब एफआईआर दर्ज हो 154 सीआरपीसी के अंतर्गत और उसमें 173(2) के अंतर्गत आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जाए। तो दोनों में हम ऐसा क्या करें कि चूंकि हमने कंप्लेंट कोई की होती है थाने में, लेकिन हमारी कंप्लेंट पर मुकदमा नहीं लिखा जाता है, तो हम पुलिस अधीक्षक को भी एक चिट्ठी दे देते हैं अपने ज़िले के रजिस्टर्ड पोस्ट से और इसके बाद न्यायालय आते हैं, 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र दाखिल करते हैं और उस प्रार्थना पत्र में कभी कभी ऐसे फैक्ट लिखते हैं, ऐसी प्रेयर लिखते हैं, छोटी छोटी हम लोगों से माइनर त्रुटियां हो जाती हैं, जिन त्रुटियों को चलते न्यायालय ये आदेश नहीं करते कि इसकी थाने से इन्वेस्टिगेशन करा ली जाए और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली जाए। अक्सर ज़्यादातर मामलों में वैसे तो नियम ये है कि 10 मुकदमे अगर 10 156(3) के प्रार्थना पत्र न्यायालय में आते हैं तो उन 10 केसेस में 1 या 2 केसेस में इन्वेस्टिगेशन का आर्डर होता है और बाकी में एज ए कंप्लेंट केस चलाए जाने का आदेश होता है। दोस्तों आज हम एक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का इसमें उद्धरण करेंगे, आदेश की चर्चा करेंगे। दोस्तों 2008 में अंजुम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश नाम का एक केस माननीय उच्च न्यायालय में डिस्पोज हुआ था और जिस केस में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कुछ डायरेक्शन दिए हुए थे, दिशा निर्देश दिए हुए थे ट्रायल कोर्ट के लिए, और वो दिशा निर्देश ये थे कि जब भी कोई ऐसा मामला 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए जिस मामले में जो एक्यूज्ड पर्सन हैं उनकी जानकारी ना हो कि किस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, उन किसी व्यक्तियों पर एलिगेशन लगाया ही ना गया हो, अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रेयर की गई हो कि पता नहीं किस व्यक्ति ने हमारे साथ ये घटना कर दी है या ये अपराध कर दिया है, कोई चोरी हो गई है, कोई लूट हो गई है, कोई मारपीट हो गई है, हम उसको जानते नहीं कौन व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल जैसे ही 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल हो तो उसको अलाउड कर दिया जाए और उसमें थाने से इन्वेस्टिगेशन हो। चूँकि इसमें इन्वेस्टिगेशन इसलिए आवश्यक है कि थाने के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पहले तो प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखें, फिर पता लगाएं, इन्वेस्टिगेशन करें कि किस व्यक्ति ने अपराध किया था। ऐसे मामले में इन्वेस्टिगेशन होना मस्ट है। तो उसमें जो गाइडलाइंस उन्होंने जारी की थी माननीय उच्च न्यायालय ने, उसमें 8 पॉइंट लगभग दिए हुए थे उन्होंने
तो उसका पहला पॉइंट है कि अगर कोई अज्ञात व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराया जाए। सेकंड, अगर ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा है जिसमें कोई प्रॉपर्टी का किसी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाना या बरामद किया जाना आवश्यक हो, जैसे मान लेते हैं कि कोई महिला गायब हो गई है, आपने एक प्रार्थना पत्र थाने में दिया, रिपोर्ट नहीं लिखी गई, आप पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देने के बाद, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने के बाद न्यायालय में 156(3) CRPC के अंतर्गत आते हैं, तो आपके इस प्रार्थना पत्र को अलाउड होना ही है। ये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अंजुम वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में 2008 की गाइडलाइंस है कि 363-66 के मुकदमों को अगर ऐसा एलिगेशन है जिसमें ये 363-66 बताया गया है तो तत्काल अलाउड किया जा सकता है, करना चाहिए। मस्ट शब्द का प्रयोग है कि ऐसे में मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र अलाउड करना चाहिए। तीसरा इसमें और विकल्प है कि अगर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी जो चोरी हुई संपत्ति है उसकी बरामदगी होनी है, मान लेते हैं कोई सोने के कंगन छीन ले गया है, कान की झुमकी तोड़ ले गया है, आपसे पैसे छीन ले गया है, मोबाइल छीन ले गया है, आपका व्हीकल छीन ले गया है, तो ऐसी स्थिति में भी इन्वेस्टिगेशन का आदेश किया जाना आवश्यक है। इस तरह से उसमें 8 चीज़ें दी हुई हैं। 8 अगर स्थितियां हैं, उनमें से किसी चीज़ आपकी, कोई ऐसी आपकी चीज़ है जो फिट हो रही है तो इन्वेस्टिगेशन मस्ट हो जाता है। इसके अलावा भी 2013 में ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था की थी, एक गाइडलाइंस जारी की थी कि किन किन स्थितियों में FIR थाने में ही दर्ज होना आवश्यक है। दोस्तों, जब हम लोग किसी ऐसे मामले को लेकर के थाने पहुंचते हैं कि हमारी ये शिकायत है, ऐसा ऐसा हो गया है, तो थाने के भार साधक अधिकारी माने उस समय जो प्रभारी निरीक्षक या जो भी ऐसा व्यक्ति है जो उस समय प्रभारी है, जिसके कंधों पर उस थाने का भार है, तो उसको गाइडलाइंस दी गई हैं कि किन किन स्थितियों में आपको तत्काल मुकदमा पंजीकृत करना आवश्यक है। तो उसमें यही है कि जब कोई संज्ञेय अपराध किया जाना प्रकट हो रहा हो और उसकी सम्यक सूचना आई हो, तो बिना किसी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के आप पहले FIR दर्ज करें। उसमें भी 5 चीज़ें बताई गई हैं कि किन किन स्थितियों में आप नहीं कर सकते हैं। जैसे मैट्रिमोनियल कोई डिस्प्यूट्स है तो उसमें आप प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं जो 5 दिन की होती है। इसके अलावा कोई मेडिकल नेग्लिजेंस केस है तो उसकी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। इसके अलावा कोई और इकोनॉमिक ऑफेंस है जिसमें कहीं आपस में पैसे का लेन देन है, कुछ इस तरीके का हुआ है तो कर सकते हैं। या कोई लेचेस है, लेचेस का अर्थ होता है देर से आया हुआ प्रार्थना पत्र। जैसे मान लीजिए घटना 1 वर्ष पहले हुई थी, FIR के लिए कंप्लेंट अब आ रही है, तो ऐसे मामले में भी आप जांच पड़ताल कर सकते हैं। बाकी अन्य किसी मामले में अगर कोई कंप्लेंट आती है तो सबसे पहले FIR दर्ज की जानी चाहिए, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो। इन्वेस्टिगेशन का परिणाम कुछ भी निकले, किंतु जब कोई पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो उसके विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के कंटेम्प्ट का मुकदमा चलाया जा सकता है। माने अगर वो आपकी FIR दर्ज नहीं करता है थाने का कोई भार साधक अधिकारी, तो उसने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अवमान किया है। ललिता कुमारी के केस में सीधे सीधे कहा गया है कि FIR इज मैंडेटरी, ये आवश्यक है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए। जब तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना आवश्यक है। दोस्तों, हम आपको जो जानकारी देते हैं, जो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी है, आप लोगों को इसकी जानकारी होना चाहिए। समाज में परिवर्तन तभी होगा जब लोग जागरूक होंगे, तो मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ।
अगर जानकारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।